अगर पुलिस वाले ही फैसला सुनाने लगेंगे, लोगों को इनकाउंटर करने लगेंगे, तो फिर न्यायालय किस लिए? तो आपकी गोली तो उसके सीने में लगी, तो भागने वाले व्यक्ति का तो गोली पीठ पे लगता, पैर में लगता, लेकिन बीच सीने में लगा, वो दम तोड़ दिया। पुलिस का इकबाल जब गिरता है तो इनकाउंटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, और मेरा मानना है कि यह पद्धति कानून सम्मत नहीं है। आप अपराधी की जाति पूछने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अगर कहे कि पुलिस वालों को कि आप जाति पूछ के गोली मारिए, जो पैसे जीएसटी से आ रहे हैं और डिफरेंट मत से जो आ रहे हैं, उन पैसों का क्या हो रहा है? जब आरबीआई से आप 0% पर ले रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में जीने वाले लोग, अगर सत्ता संरक्षित कोई आरोपी है और उस तक अगर पुलिस जाती हो तो पुलिस की तलाशी हो जाती है, और भारत सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा आज न कल। मैं मानता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान के पापों पर पर्दा डालने के लिए जिन कारपोरेट घरानों ने सुपारी ली है और उसको पाप को ढकने की कोशिश की जा रही है, मैं तो कहता हूँ विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, पत्रकारिता का यह भी धर्म। अब बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, उन्होंने 3 ही संकल्प को लेकर के आगे चलने का निर्णय लिया है। ठेकैती करते रहिए, बकैती करते रहिए, लठैती करते रहिए। ये 3 मूल मंत्रों के सहारे बिहार की सरकार आगे बढ़ना चाहती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से एनकाउंटर हो रहा है। आज भी खगड़िया में एनकाउंटर की खबर सामने आई। हमारे साथ है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सर, बिहार में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों से एनकाउंटर की खबर आई, आज भी खगड़िया में एनकाउंटर हुआ है। पहले तो ये लगातार जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से, इसको कैसे देख रहे हैं? एनकाउंटर कोई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। जी। बिहार में एनकाउंटर के राग अलापे जा रहे हैं और कई लोग उसके शिकार भी हुए हैं, जी। लेकिन संविधान में इसकी इजाजत नहीं है, तो फिर न्यायालय किस लिए बना हुआ है? अगर पुलिस वाले ही फैसला सुनाने लगेंगे, लोगों को इनकाउंटर करने लगेंगे, तो फिर न्यायालय किस लिए? कई इनकाउंटरों में जो खुल करके राज आए हैं, उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है कि भाई इनकाउंटर आप तो कर रहे हो, लेकिन आप जो वर्णित अंश लिख रहे हो, उसमें लिख रहे हो कि भाग रहे थे तो हमने गोली चलाई। तो भागने के क्रम में जिस शख्स के बारे में लिखा, तो आपकी गोली तो उसके सीने में लगी, तो भागने वाले व्यक्ति का तो गोली पीठ पे लगता, पैर में लगता, लेकिन बीच सीने में लगा, वो दम तोड़ दिया। तो कोई भी शासन की कार्रवाई से अगर पुलिस गोली चलाती हो और अपराधियों को, खास करके जिनको आप पकड़ में ले आते हो, और जब आपके पकड़ में है और फिर भी आप उसे गोलियों से भून देते हो, तो ये तो पूरे तौर पर कानून का उल्लंघन है, मानवाधिकार आयोग का मामला बनता है। पुलिस का इकबाल जब गिरता है तो इनकाउंटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, और मेरा मानना है कि यह पद्धति कानून सम्मत नहीं है। पुलिस की गोली से अगर कोई पकड़ा जाने वाला व्यक्ति की मौत होती है, तो साक्ष्यों को दफन कर दिया जाता है। तो यह बिहार के अंदर में जो देखी जा रही है, इससे मेरा मानना साफ है कि पुलिस का इकबाल बिहार में अब गिर चुका है। एक खौफ होना चाहिए अपराधियों में, शासन का इकबाल दिखना चाहिए, वो इकबाल बचा नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें निर्दोषों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एनकाउंटर? नहीं, देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि आपने गिनाया जाति, हमने जाति नहीं, हमने तो साफ कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, साधु की भी कोई जाति नहीं होती है। जाति न पूछिए साधु की। आप अपराधी की जाति पूछने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अगर कहे कि पुलिस वालों को कि आप जाति पूछ के गोली मारिए, तो यह एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है, उस पद के गरिमा का दुरुपयोग नहीं है। यह अपने आप में मैं मानता हूं कि एक नफरत के भाव है, और किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, ये इजाजत नहीं देता है। बावजूद भी लगातार बिहार में एक कुंठित प्रयास जारी है। सरकार के पास कुछ है नहीं,
खजाना खाली है, ठन ठन गोपाल है। पूरे देश के अंदर में हालत चिंताजनक हो गई है। कोई राज्य नहीं है जहां 5,000, 5 लाख, 10 लाख करोड़ से कम का कर्ज है राज्यों पर। लेकिन सवाल उठता है कितने कर्ज हैं, बावजूद भी कर्ज हम लेते जा रहे हैं, असीमित कर्ज ले रहे हैं। बिहार में ही देखिए, 70 से 72 हजार करोड़ कर्ज लेने के लिए सरकार जो है दरवाजे पे खड़ी है कि मुझे कर्ज चाहिए, पेंशन देना है बुजुर्गों को, तो उसके लिए भी कर्ज मांगी जा रही है। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर जो पैसे टैक्स के रूप में आ रहे हैं, जो पैसे जीएसटी से आ रहे हैं और डिफरेंट मद से जो आ रहे हैं, उन पैसों का क्या हो रहा है? जब आरबीआई से आप 0% पर ले रहे हैं और देश एक बड़ा कर्ज में डूबा हुआ है। 20 बैंक से कर्ज लेने वालों में भारत अगली पंक्ति में है। और जो बैंकरप्ट कॉरपोरेट है उसके 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 5,000 करोड़ आप उसको माफ कर रहे हो। तो आखिर ये किस रूप में खजाने पर डाका पड़ रहा है? खमेजा कौन भुगतेगा? 140 करोड़ देश की जनता। टैक्स आप जब लेते हो जनता से लेते हो, कर्ज लेते हो, भार जनता पे जाती है, तो आखिर गुलछर्रे कौन उड़ा रहा है? पूरे देश के अंदर में 5 महीनों में जब राज्यों के चुनाव हुए तो कोई नहीं कहा, केंद्र का एक व्यक्ति भी, एक मंत्री ने नहीं कहा कि कोई आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति है। सबने कहा कि मेरे पास पर्याप्त भंडारण हर चीज का है। अब रुपया जितना कमजोर हुआ है, रुपया कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। जिस तरह से पतला हुआ है डॉलर के मुकाबले रुपया, यह देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दौर है। आर्थिक मंदी का, आर्थिक तंगी का वक्त दौर गुजर रहा है देश के अंदर। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी लगातार जाति पूछ के गोली मारने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा, लेकिन पुलिस को कोई अपराधी चुनौती करेगा तो उस पर इस तरह की कार्रवाई हमने करना ये नहीं कहा कि पुलिस को कोई चुनौती दे और पुलिस चुपचाप बैठे, लेकिन एकाएक इनकाउंटर जैसी स्थिति उत्पन्न राज्य की सरकार ने क्यों कर की, एक बड़ा सवाल अपने आप में है। हम किसी भी अपराधियों को बकसने की बात नहीं करते, अपराधियों पर नकेल कसी जानी चाहिए, लेकिन समदर्शी भाव से। ऐसा नहीं कि सत्ता के संरक्षण में जीने वाले लोग, अगर सत्ता संरक्षित कोई आरोपी है और उस तक अगर पुलिस जाती हो तो पुलिस की तलाशी हो जाती हो, ये तो अपने आप में एक सवाल है। हमने इसीलिए कहा कि राज्य और देश दोनों नाजुक दौर से गुजर रहा है और देश की हालत चिंताजनक है। अब बताइए कि मनमोहन सिंह के समय में प्रति बैरल जो तेल का भाव था आसमान छुआ था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें में उछाल नहीं आई। लंबे समय तक प्रति बैरल कीमत बहुत कम रहा, बावजूद भी आसमान छूता रहा। उससे कमाई किया गया पैसा कहाँ गया? इतने कर्ज में डूब गया देश, तो पैसा गया कहाँ? तेल का खेल होता रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि वो कौन शख्स है भाई, देश के अंदर में कौन सी ताकत है जो आयात का आधा तेल निर्यात कर देता है बाहर के देशों में? इस पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। इस सवाल की श्रेणी में आता है और भारत सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा आज न कल। मैं मानता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान के पापों पर पर्दा डालने के लिए जिन कारपोरेट घरानों ने सुपारी ली है और उसको पाप को ढकने की कोशिश की जा रही है, मैं तो कहता हूं विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, पत्रकारिता का यह भी धर्म होना चाहिए कि जो कुरीतियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो खामियां हैं, उन चीजों को पीपुल डोमेन में लानी चाहिए। बहसीपन सत्ता के खिलाफ एक शंखनाद भी होनी चाहिए। हम सरकार को टारगेट करने के लिए नहीं कहते, लेकिन सरकार की नाकामियों को अगर आप छिपाओगे तो उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। आज कारपोरेट के अधीन, एक एक कारपोरेट के अधीन 25-30 चैनल चल रहा है और वो कारपोरेट सत्ता के संरक्षण में जी रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो सरकार की नाकामियां हैं, विफलताएं हैं, वो कैसे पीपुल डोमेन में आएगा? संभव नहीं है।
कई एजेंसियां हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ एक दर्पण होता था समाज का, जो सरकार को दिखाता था उसके चेहरे को, कि अपने चेहरे को इस दर्पण में आप देखें और आप गुणात्मक परिवर्तन और सुधार लाएं। लेकिन आज तो वो स्थितियां है नहीं। आज तो कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इन कसीदों से कैसे बचेगा देश? एक बार कहीं ना कहीं बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर जिन लोगों ने छोड़ दी है, आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं, चीजों को सामने ला करके खड़ा कर रहे हैं। लेकिन भैया, देश कहाँ जा रहा है? सवाल बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था का सिर्फ नहीं है, सवाल है देश में आर्थिक मंदी का, सवाल है देश में अराजकता का, सवाल है देश में बुड़ाई हुई शासन का, डूबती हुई साख का, संवैधानिक संस्थाओं के मर्यादाओं का हनन का। इन सवालों का जवाब कौन देगा? जवाब तो देना पड़ेगा उन लोगों को जो बैठे हैं। और चाहे किसी संस्था में बैठा व्यक्ति अपने पद के अनुरूप अगर आचरण नहीं करता और जाति के बंधन में बंद कर करके कोई बात करता, तो दुर्भाग्य हो जाता है। कॉकरोच शब्द कितना महंगा पड़ा, कितना महंगा पड़ा। बेरोजगारों के संदर्भ में की गई टिप्पणी कितना खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगा। तो आने वाले कल में इन चीजों को अगर गंभीरता से देखी नहीं गई, और बिहार में तो हालात इतनी खराब है कि जो मेरी समझ है कि अभी तो शासन के खाते में कुछ है नहीं, खजाना खाली है। बिहार में विकास ठहर गया है। अब बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, उन्होंने 3 ही संकल्प को लेकर के आगे चलने का निर्णय लिया है। फेकैती करते रहिए, बकैती करते रहिए, लठैती करते रहिए। ये 3 मूल मंत्रों के सहारे बिहार की सरकार आगे बढ़ना चाहती है। लोग उलझे रहे, एक नैरेटिव सेट करते हैं अकारण। कभी गमछे पे चले जाते हैं। अरे रंग पर क्यों जाते हो? रंग पर नहीं जाना चाहिए। रंग और भेद नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा शासक नहीं कहलाता है। शासन की जिम्मेदारी, रहबरी की जिम्मेदारी अगर आपके कंधों पर है, तो उस भूमिकाओं का अदा करना आपके कर्तव्यों में शुमार है। इसलिए बिहार प्रशासनिक अराजकता का शिकार, भ्रष्टाचार का शिकार और बेविचार अनाचार। कितनी गैंग रेप, कितनी लापता हो गई बिहार की बेटियां। कितने आंकड़े आए हैं सरकार के जो हैरानी में डालने वाला है। उस पर चर्चा कोई नहीं करता। विपक्ष पे सवाल करो। अब तो एक नया ट्रेंड चल गया देश के अंदर में, विपक्ष क्या कर रहा था? तो विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष के बातों को आप दिखाने के लिए तैयार कहाँ हो? विपक्ष तो काम कर रहा है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के नाकामियों को उजागर करना। विपक्ष का और कोई तो धर्म है तो बताओ। शासन में एक्शन की जिम्मेदारी शासन में बैठे लोगों को है। कमिटमेंट को, वेलफेयर कमिटमेंट है, उसको लागू करना आपका काम है। तो यहाँ वेलफेयर तो नहीं हो रहा है। ये वेलफेयर हो रहा है कुछ चुनिंदे कारपोरेट घरानों का, जो बैंकरप्ट होने के बावजूद भी भारत की सरकार उसको माफी दे रही है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का माफी दे रही है। वो पैसा किसका है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? किस तरह का खेल चल रहा है? किस तरह का गोरखधंधा चल रहा है इस देश के अंदर में? इस पर भी बहस होनी चाहिए। जब तक इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, ठहराव नहीं आया, तो ये देश डूबेगा और डूबने से कोई बचाएगा नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी।